हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की साइंस की क्लास में आज हमें करना है चैप्टर नंबर 8 पवन, तूफान और चक्रवात। जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ हम पढ़ेंगे पवन के बारे में, उसकी विशेष परिस्थितियाँ जैसे कि तूफान और चक्रवात के बारे में। चक्रवात नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना है और कभी न्यूज़पेपर वगैरह आप जब पढ़ते हैं तब उसमें आपको बार बार ये शब्द सुनाई दे जाता है, साइक्लोन, चक्रवात, और उससे होने वाले बहुत सारे विनाशकारी प्रभावों के बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपकी बुक में उड़ीसा में आए एक चक्रवात के बारे में कुछ वर्णन दिया है, तो उसे एक बार देख लेते हैं। ओडिशा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था और चक्रवात का जो पवन वेग था, यानी जो स्पीड थी उसकी, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस चक्रवात के कारण 45,000 भवन तहस नहस हो गए थे। 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए थे। उसी वर्ष उड़ीसा में 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन वेग से पुनः एक चक्रवात आया था, जिसमें 9 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें तट से टकराई, हजारों लोग मारे गए थे। चक्रवात से कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत सप्लाई आदि भी प्रभावित हुए थे। इस तरह से आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है साइक्लोन की। साइक्लोन का ये जो चित्र दे रखा है, ये एक्चुअल में बादलों की स्थिति है। जब भी साइक्लोन या चक्रवात आता है तब बादलों की स्थिति इस प्रकार से बनती है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में, बट यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको उड़ीसा में आए एक चक्रवात का वर्णन पूछा जा सकता है, उसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डेटा सारे आपको याद रखने हैं कि किस तरह से उड़ीसा में 18 अक्टूबर को जो चक्रवात आया था उसके बारे में आपको पूरा उसका डेटा याद रखना है। ठीक है, पढ़ते अब नेक्स्ट। चक्रवात के बारे में तो हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आगे, लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में पवन होती क्या है। जब हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं पवन, तो बार बार हम कह रहे हैं कि वायु, पवन, तो 2 वर्ड्स एक बार आ जाते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि वायु और पवन में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये याद रखना है कि वायु हर जगह है, हर एक प्लेस पर वायु है, हर स्थान पर वायु है और वो स्थिर भी है। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तब भी वहाँ पर वायु उपस्थित है, वायु के कण वहाँ जरूर प्रेजेंट होंगे। लेकिन पवन एक्चुअल में क्या है, बहती हुई वायु है। गतिशील वायु जो है वो पवन कहलाएगी। जब पेड़ की पत्तियाँ हिल रही है या जब पेड़ की ब्रांचेस, मतलब आप कहें कि जो शाखाएं हैं वो हिलती हुई आपको दिख रही है या हवा की वजह से कपड़े हिलते हुए दिख रहे हैं, तब आप उसको क्या कह रहे हैं, पवन कह रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है और नॉर्मल स्थिति है, सब कुछ शांत है, पर वहाँ पर फिर भी वायु प्रेजेंट है, तो दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। पवन वायु का ही एक रूप है। जो वायु गतिशील हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वायु के गुण। अब आपको ये जानना होगा, ये जो आगे परिस्थितियाँ आपको दे रखी है, तूफान, चक्रवात, इन सब को समझने के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि वायु एक्चुअल में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण हैं उसके, किस तरह से वायु काम करती है। तो वायु सबसे पहले दाब डालती है। कोई भी वस्तु ले लो, उस पर वायु का दाब लगता है। वायु हमेशा दाब डालती है, दबाने की कोशिश करती है किसी भी वस्तु को। ठीक है, इसको और आगे हम डिटेल में करेंगे, पहले इसके गुण को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घट जाता है। या तो आप यहाँ पवन कह दें या वायु, क्योंकि बहती हुई वायु पवन है, तो वायु भी कह सकते हैं और पवन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वायु का वेग या पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घट जाता है। अब पूछेंगे वेग क्या है, तो जब भी वायु, गतिशील वायु को हम पवन कह रहे हैं, तो पवन ऑब्वियसली किसी स्पीड के साथ चल रही है, तो जैसे जैसे पवन की स्पीड बढ़ेगी, वायु का वेग बढ़ेगा, वैसे वैसे वायु का दाब घटता चला जाएगा। इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा, क्योंकि साइंस हम कहते हैं कि कभी भी सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी नहीं देगा। इसके बारे में हम इसको, ये जो स्टेटमेंट हम जितनी भी पढ़ रहे हैं, वायु के गुण हम जितने भी पढ़ रहे हैं, उसको हम आगे चलकर प्रूफ भी करेंगे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वायु दाब डालती है। सेकंड वन इज पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घट जाता है। थर्ड,
पवन सदैव उच्च दाब यानी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे हमने ताप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ताप जो है वह हमेशा गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो उसी तरह से पवन जो है वह भी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है या बहती है। ठीक है, इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको ये याद रखना है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? हमेशा ये याद रखें कि एक ट्रिक है, किसी के पास भी जब ज़्यादा है तभी वो कम को दे पाएगा, है ना। तो उसी तरह से आपको ये याद रखना है कि उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से पवन जो है वो निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर, निम्न यानी कि कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। नेक्स्ट आता है कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। देखो, वायु गैस है, ठीक है, हम ये मानते हैं ना वायु गैस है। तो जैसे जैसे हम वायु के कणों को गर्म करेंगे वैसे वैसे वो क्या होगी, उसके जो कण हैं और ज़्यादा फैलते चले जाएंगे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस, है ना। ये पदार्थ की 3 अवस्था है। जैसे जैसे हम ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा आपस में मॉलिक्यूल उसके चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में, कणों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है अणुओं के बीच में, है ना। तो ठोस के जो अणु हैं उनको जैसे जैसे हम गर्म करते हैं उनके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बढ़ता चला जाता है और क्या हो जाता है, वो द्रव अवस्था में आने लग जाते हैं, यानी कि उनके अणुओं के मध्य जो है रिक्त स्थान बढ़ता है। तो उसी तरह से द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसके कणों का प्रसार और बढ़ता है और वो गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो सिंपल है, जब हम गैस के अणु को यानी कि वायु को गर्म करेंगे तो वह क्या हो जाएगी, फैलने की कोशिश करेगी, यानी कि उनके अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होगा वो और अधिक बढ़ जाएगा और वो क्या हो जाएगी, फैलेगी। तो उसका आयतन बढ़ता चला जाएगा। आयतन समझते हैं ना, अणुओं को किसी भी पदार्थ का जो घेरा हुआ स्थान है। अब अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बढ़ेगा तो वो ज़्यादा स्थान घेरेगी, यानी कि उसका आयतन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, वायु फैलती है और बहुत ज़्यादा स्थान घेरने लग जाती है। ठीक है, जबकि ठंडी करने पर क्या होता है, वायु संघनित हो जाती है, यानी कि सिकुड़कर एक जगह पर बैठने की कोशिश करती है। जैसे जैसे हम वायु को ठंडी करेंगे तो वो क्या करेगी, वायु के जो अणु होंगे वो वापस पास आएंगे और जगह छोड़ देंगे और एक जगह कर इकट्ठे हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे। ठीक है, तो गर्म करने पर वायु फैलेगी और ठंडी करने पर वायु संघनित हो जाएगी। तो सिंपल सी एक यहाँ पर थ्योरी आ जाती है। आप ये याद रखें, जो गर्म वायु होगी वो हमेशा उसका आयतन ज़्यादा होगा, वो हमेशा अधिक स्थान घेरेगी, और ठंडी वायु जो है वो कम स्थान घेरेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में कम घनत्व वाली यानी हल्की होती है। तो सिंपल है, मैंने आपको अभी अभी ऊपर वाले टॉपिक में यही समझाया कि जो गर्म वायु होती है उसके अणु जो है वो बिखरने की कोशिश करते हैं, तो बिखरेंगे तो हल्के हो जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर की ओर उठेंगे। ठीक है ना, कोई भी हल्की चीज़, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा क्या होता है, हल्का होता है तो ऊपर उठता है हवा में, है ना। तो सेम टू सेम उसको इससे रिलेट करके आप पढ़ेंगे कि गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में हमेशा कम घनत्व वाली, घनत्व समझते हैं भारी या हल्केपन का जो गुण होता है वो घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो गर्म वायु जो है वो ठंडी वायु की तुलना में कम घनत्व वाली होती है, यानी कि वो हल्की होती है और ऊपर की ओर तैरती है, यानी कि वो हमेशा ऊपर उठेगी। ठीक है, और ठंडी वायु कहाँ रहेगी, नीचे की ओर रहेगी। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं इनको अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपकी जो ये वायु से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, उन सबको आप समझने में ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। वायु दाब डालती है, पवन का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घट जाता है, पवन सदैव उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है, गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है और ठंडी करने पर वायु संघनित हो जाती है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में कम घनत्व वाली हल्की होती है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे बाय द एक्टिविटी। तो आपकी बुक में भी ये दे रखा है, वायु दाब डालती है। अब आप इसको सिर्फ कह नहीं सकते, आप इसको एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक्टिविटी के थ्रू। जैसे आप समझे, हमेशा एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन के तौर पे कि प्रयोग द्वारा समझाइए वायु दाब डालती है, तो आप कैसे समझाओगे प्रयोग द्वारा। तो एक प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैन लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चित्र में।
एक कैन लिया है हमने, कैन समझते हैं, एक टिन का डब्बा, ठीक है। उसको लेकर उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जल भरेंगे। इसको आधा जल से भरना है। जब इसको आधा जल से भरकर आपको क्या करना है, इसको गर्म करना है। किसकी सहायता से, बर्नर और जाली और स्टैंड की सहायता से, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे 1 नंबर, ये 1 नंबर क्या है, बर्नर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टैंड है, और ये 3rd नंबर क्या है, जाली, ठीक है। तो इस तरह से आप चित्रानुसार एक उपकरण व्यवस्थित करेंगे और क्या करेंगे, इस कैन में जल भरकर, आधा जल भरना है, पूरा नहीं भरना है, आधा जल भरकर उसको गर्म करना है। गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से भाप निकलने लगेगी। तभी आपको क्या कर देना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है, और इतना कस के बंद करना है कि उसकी भाप बाहर ना निकले, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको अब आपको ले जाना है। तो ले जाते समय आप ये ध्यान रखेंगे ये बहुत गर्म है, तो आपको इसको सावधानी पूर्वक पकड़ना है और पकड़ कर ले जाना है। कहाँ पर, वॉश बेसिन आपका जहाँ पर भी है वहाँ ले जाना है। और फिर क्या करना है, इसके ऊपर हाथों हाथ आपको ठंडा पानी डालना है, ठीक है। तो इस कैन पर जब आप जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो कैन है वो पिचक जाती है। ये टिन का डब्बा पूरी तरह से पिचक जाता है बीच में से, इस तरह से जैसा आपको चित्र में दिखाया गया है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वायु दाब डालती है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि वायु दाब किस तरह से डाल रही है और ये डब्बा क्यों पिचका, ठीक है। तो जब फर्स्ट स्थिति में आपने क्या किया था, ये टिन का डब्बा लिया और इसमें आपने क्या किया, आधा जल से भरा। तो जब आपने इसको आधा जल से भरा तो इस कैन के अंदर क्या है, आधा जल है और ऊपर की तरफ क्या है, वायु है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेकंड स्थिति में आपने इसको गर्म किया है। तो जैसे जैसे जल को आपने गर्म किया है तो जल क्या हो रही है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जब द्रव के अणुओं को आप गर्म करेंगे तो वो प्रसारित होने की कोशिश करेगी, यानी कि उन अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बनेगा, यानी वो गैसीय अवस्था में आने की कोशिश करेंगे, यानी कि जल वाष्प बनेगी। जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन रही है। अब ये जो जल वाष्प है वो क्या हो रही है, ऊपर उठेगी, हल्की हो गई, ऊपर उठेगी। अब जब ये ऊपर उठेगी तो जो ये एयर के मॉलिक्यूल है, यानी कि हवा वायु के जो यहाँ पर जो अणु थे, उन अणुओं को, क्योंकि जलवाष्प को स्थान चाहिए, तो वो स्थान कैसे कवर करेगी, ये जो वायु के अणु हैं उनको वो बाहर निकाल देगी, ठीक है, इस डिब्बे से। और जलवाष्प जो है वो अपना स्थान यहाँ पर घेर लेगी। और जैसे ही आपने अब क्या किया था, जैसे ही आपने क्या किया, इस पर भाप निकलने लगी तो आपने इस पर क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। तो ढक्कन लगा दिया तो क्या हो गया, जो वायु के अणु थे वो तो सारे के सारे बाहर आ गए, और अंदर क्या है, अब यहाँ पर जलवाष्प है ना। तो यहाँ पर आ गया जलवाष्प। अब टिन के अंदर क्या है, टिन के डब्बे के अंदर क्या है, केवल जल है और जलवाष्प है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने क्या किया, इस पर ठंडा जल डाल दिया। तो ठंडा जल डालने से क्या हो गया, जो अंदर जलवाष्प थी अब वो धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। और जैसे ही ठंडी होने लगी तो वो क्या हो गई, संघनित होकर, जानते हैं आप जलवाष्प संघनित होकर पुनः जल में बदल गई, तो वो वापस नीचे आकर बैठ गई। अब ये जब नीचे आकर बैठ गई तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्थान जो कि वायु ने घेर रखा था, अब वो स्थान पूरी तरह से रिक्त हो गया है, खाली हो गया है। जलवाष्प नीचे आ गई, वायु पहले ही कंडीशन में बाहर आ चुकी थी, तो अब इस डब्बे के अंदर ये स्थान जो है ऊपर वाला ये रिक्त हो गया है। तो अब इस रिक्त होने की वजह से आप जानते हैं बाहर का जो वायु दाब था, वायु हमेशा हमारे चारों ओर वायु है और वायुमंडल में हर जगह वायु है ना। तो हर वस्तु पर वायु क्या कर रही है, दाब लगा रही है। तो वायु, इस बाहर का जो वायु है उसने इस कैन को बाहर की ओर से दाब लगाया। अंदर क्या था, रिक्त स्थान था। अंदर का जो पहले की स्थिति में वापस पुरानी स्थिति में देखें, फर्स्ट स्थिति में एक बार वापस आ जाए। इस स्थिति में बाहर का वायु दाब लग रहा था और अंदर भी वायु थी जो कि क्या कर रही थी, इस दीवार पर, कैन की दीवार पर दाब लगा रही थी। इन दोनों दाब के कारण क्या हो रहा था, ये जो
कैन थी या जो टिन का डब्बा था उसकी आकृति अपनी अवस्था में बनी हुई थी। ठीक है, अब लास्ट स्थिति में क्या हुआ, जब ये रिक्त स्थान अंदर तो हो गया रिक्त स्थान और बाहर हो गया वायु का दाब, जिसकी वजह से ये बॉटल जो है वो अंदर की ओर पूरी तरह से क्या हो गई, पिचक गई। ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर पिचक गई, क्योंकि बाहर का जो वायु दाब था वो ज़्यादा हो गया, अंदर हो गया रिक्त स्थान, इसकी वजह से बॉटल अंदर की ओर पिचक जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि वायु दाब डालती है। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दैनिक जीवन में आप बहुत सारे ऐसे वायु दाब के अनुप्रयोग देखते हैं। वायु दाब के कारण वस्तुओं की आकृति बनी रहती है। कैसे समझे, जैसे साइकिल के टायर है ना, साइकिल की जो ट्यूब में जब आप हवा भरते हैं या किसी भी गाड़ी की ट्यूब में हवा भरते हैं तो हवा की वजह से वो टायर एकदम कसा हुआ रहता है, टाइट रहता है ना, जिसकी वजह से वो ईजीली चलता है। और जैसे उसमें से हवा निकल जाती है वो पंक्चर हो जाती है या उसमें हवा कम हो जाती है तो बहुत भारी होता है चलने में, है ना। तो किसी भी वस्तुओं की आकृति बनी रहती है। जैसे जैसे अगर उस साइकिल के टायर में आपने हवा भरी है तो हवा भरने से क्या हुआ, टायर पर वायु ने क्या किया, दाब डाला, जिसके कारण वो फूलती चली गई। अब हवा भर गई और बहुत टाइट हो गया, उसके बाद अगर आपने वापस हवा भरते रहे तो क्या होगा, टायर ब्रस्ट हो जाएगा ना, फट जाएगा एकदम से। तो क्यों फटा, किसी गुब्बारे में भी अगर आप हवा भरते हैं तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है गुब्बारा फट जाता है। क्यों फट जाता है, रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि वायु जो आप भर रहे हैं वो गुब्बारे या टायर की दीवार पर दबाव डाल रही है, और उस दबाव को सहन करने की जितनी शक्ति गुब्बारे में है वो तब तक सहन करेगा, उसके बाद जब दबाव अधिक हो जाएगा तो वो फट जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि वायु दाब के कारण वस्तुओं की आकृति बनी रहती है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, साइकिल का टायर का ट्यूब और गुब्बारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पतंग का उड़ना, वृक्षों की पत्तियां, बैनर, झंडे आदि लहराना। आप सब देखते हैं ये सब किसकी वजह से हो रहा है ना, ये वायु दाब की वजह से ही हो रहा है। पवन चलेगी तभी तो पतंग उड़ेगा, आप खड़े खड़े तो पतंग उड़ा नहीं सकते। वो क्यों, क्योंकि वायु जो है वो पतंग की निचली सतह पर दबाव डाल रही है, तभी वो उस वायु दाब के कारण ही वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसी तरह से वायु दाब के कारण हल्की वस्तुएं जो होती है वो हवा में उड़ती रहती हैं। पाल वाली नाव का चलना, पाल वाली नाव आपने देखी होगी, जो बड़ा सा एक कपड़ा लगा होता है और उस नाव पर, और उस कपड़े में जब हवा का प्रेशर लगता है तभी वो नाव आगे चलती है, और उस नाव को हवा की विपरीत दिशा में चलाना बहुत कठिन होता है ना। इसी तरह से साइकिल को पवन की विपरीत दिशा में, अगर आप साइकिल चला रहे हो मान लो और आगे से बहुत तेज़ हवा आ जाए तो क्या आप साइकिल चला पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि वायु आप पर दबाव डाल रही है, उस साइकिल पर दबाव डाल रही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिस पर आप समझ सकते हैं कि वायु दाब डालती है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दैनिक जीवन की कोई 4 घटनाओं का वर्णन कीजिए जिससे आपको पता चले कि वायु दाब डालती है, तब आप ये घटनाएं बताएंगे। ठीक है, और प्रयोग द्वारा अगर इसको सिद्ध करना हो या एग्जाम्पल प्रूफ करना हो तो आप ये जो प्रयोग हमने करा है ये प्रयोग आप करके बताएंगे। ठीक है, लिखेंगे। नेक्स्ट हमने वायु का गुण पढ़ा था। वायु का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घटता है। आप ये जानते हैं कि वायु का वेग यानी स्पीड बढ़ाने पर वायु दाब घटता है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि वायु का जब स्पीड बढ़ा दे तो वायु दाब तो बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायु का दाब हमेशा स्पीड बढ़ाने पर घट जाता है। ऐसा कैसे होता है, तो इसको थोड़ा स्क्रीन पर मैं शो करती हूँ। जैसे आप ध्यान दें, ये हो गए वायु के अणु। ठीक है, ये वायु के अणु हैं। जैसे ही वायु का वेग बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, ये जो वायु के जितने भी अणु हैं वो आगे खिसक जाएंगे। तो आगे खिसक जाएंगे तो यहाँ का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ये रिक्त स्थान बन जाएगा, क्योंकि ये अणु खिसक कर कहाँ चले गए, आगे चले गए। तो एट अ टाइम वहाँ पर क्या बन जाएगा, रिक्त स्थान बन जाएगा। यहाँ पर या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वायु का घनत्व कम हो जाएगा। तो उस समय वहाँ पर वो जो वायु के जो अणु हैं वो दाब नहीं डाल पाएंगे। तो ये आप हमेशा कंसेप्ट वाइज याद रखें कि जैसे जैसे वायु का स्पीड बढ़ेगा, वायु का वेग बढ़ेगा, वैसे वैसे उस स्थान पर, उस पर्टिकुलर स्थान पर वायु का दाब घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर से वायु के अणु जो है वो आगे चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से वहाँ पर वायु का दाब घट जाएगा। ठीक है, इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 दे रखा है आपको, कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल के अंदर डालने में कठिनाई होती है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं और करिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना आप सोचेंगे कि मैम ने तो सिर्फ बोल दिया है ना। आप कुछ खुद करके देखें इसको। तो कागज़ की गेंद को जब आप बॉटल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल ले लें जिसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो और उसी के आकार की एक गेंद बना दें। अब वो गेंद को आप बॉटल के मुंह के थोड़ा सा छोटा हिस्से में बनाएं और उसको उस बोतल के मुंह पर रखें और ज़ोर से फूंक मारने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आपको ज़ोर से फूंक मारना है क्योंकि हम वायु का वेग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर मुंह पर ज़ोर से फूंक मारें। आप देखोगे बॉटल के अंदर जाने की बजाय वो जो गेंद है वो बाहर की ओर उछल कर आ जाती है, आपके नाक पर लग सकती है या आपके मुँह पर लग जाएगी। तो वो जो कागज़ की गेंद है वो बॉटल के अंदर नहीं जाकर बॉटल से बाहर निकलने का प्रयास करेगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो कागज़ की गेंद है, जैसे ही आपने यहाँ पर फूंक मारी तो फूंक मारने से क्या हुआ, इस स्थान बॉटल के सामने का जो स्थान है वहाँ से वायु का दाब क्या हो गया, घट गया। कैसे घटा वो रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ से वायु के अणु आगे की ओर खिसक गए। ठीक है, तो वहाँ क्या हुआ, वायु का वेग बढ़ गया, लेकिन वायु के जो अणु हैं, जो एक वायु के जो अणु हैं वो आगे की ओर खिसकने की वजह से वहाँ पर वायु का दाब घट गया। अब बॉटल की मुंह पर तो वायु का दाब कम है और बॉटल के अंदर तो वायु भरी थी। उस वायु का दाब अधिक होने की वजह से उस वायु ने क्या किया, उस वायु ने कागज़ की गेंद को बाहर की ओर धक्का दे दिया जो कि उछलकर बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझे कि फूंक मारने पर जो बोतल के मुंह पर वायु का दाब था वो वायु का दाब कम हो गया और इस वायु के दाब के कम होने की वजह से बॉटल के अंदर जो वायु दाब था उसने इस कागज़ की गेंद को बाहर की ओर धकेल दिया, जिसके कारण जो कागज़ की गेंद है वो उछलकर बाहर आ जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके लिए। तो कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बॉटल के अंदर डालने में कठिनाई क्यों होती है, तो रीज़न आप बता सकते हैं कि वायु का वेग बढ़ाने पर वायु दाब घटता है और पूरा एक्सप्लेन करके आप इसको समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कारण बताइएगा क्वेश्चन भी इसका रिलेटेड आता है कि ऐसा क्यों हुआ बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है, इसी को आप सेकंड उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं इसी थ्योरी को, कि दो गुब्बारों को कुछ दूरी पर लटकाकर उनके बीच फूंक मारने पर गुब्बारे पास आ जाते हैं। कैसे करेंगे, इन गुब्बारों को आपको हवा में नहीं लटकाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो एक ही समान आकार के गुब्बारे फुलाएंगे और उनमें थोड़ा सा जल भरेंगे। ठीक है, अब जल भरकर इनको समान दूरी पर आपको लटकाना है, जैसा आपको चित्र में बताया गया है। समान दूरी पर आपको इसको लटकाना है। ठीक है, और कुछ ही दूरी पर लटकाना है। अब जब आप इसके बीच में, इन दोनों गुब्बारों के बीच में फूंक मारेंगे तो होना क्या चाहिए, इन दोनों गुब्बारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन ये पास नहीं आते, ये दोनों गुब्बारे दूर हट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये दूर हटने सॉरी थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। दो गुब्बारे जो हैं वो आपके हिसाब से क्या हो जाने चाहिए, दूर हट जाने चाहिए। ये दोनों गुब्बारे फूंक मारने पर दूर हट जाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों गुब्बारे जो हैं वो पास आ जाते हैं। पास आने का क्या रीज़न है, ये बहुत आश्चर्यजनक घटना लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही होता है, पास आ जाते हैं दोनों गुब्बारे। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जब आप फूंक मारते हैं तब इन दोनों गुब्बारों के बीच की जो वायु है वो क्या हो जाती है, आगे प्रसारित हो जाती है और वायुदाब यहाँ का घट जाता है। वायुदाब घटेगा तो बाहर की ओर तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ दूरी पर लटके हुए दो गुब्बारों को अगर हम बीच में से फूंक मारते हैं तो वो वायुदाब के कारण क्या होता है, पास आ जाते हैं, जबकि उन्हें दूर जाना चाहिए। ठीक है, तो वो पास आने का रीज़न क्या है, वायुदाब का कारण।
ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण इसका है कि फूंक मारकर कागज़ की पट्टी को ऊपर उठाना। तो आपने ये किया ही होगा, जो जनरली जो मेले में जो खिलौने आते हैं वो इसी टाइप की, इसी सिद्धांत पर बने हुए होते हैं कि किसी भी कागज़ की पट्टी को आप इस तरह से लेंगे, कागज़ की पट्टी के ऊपर वाले हिस्से पर, मुंह पर, जिस तरह से आपको चित्र में दिखाया गया है, मुंह पर ऊपर वाले हिस्से में अगर आप फूंक मारते हैं तो आप देखेंगे कि वो कागज़ की पट्टी जो है वो नीचे जाने की बजाय ऊपर उठने लग जाएगी। तो ऊपर उठने का रीज़न यही है कि कागज़ की पट्टी के ऊपर जो वायु का दाब है वो फूंक मारने पर क्या होता है, वायु का दाब घट जाता है और नीचे वायु का जो दाब है उसकी वजह से ये कागज़ की पट्टी ऊपर उठ जाती है। वेरी सिंपल थ्योरी। अब देखिए इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। ऐसा एक कारण बताइएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में कि तेज़ आंधी आने पर जो कमज़ोर घरों की खपरेल यानी छप्पर जो होते हैं वो क्यों उड़ जाते हैं। तो सिंपल सा रीज़न है उसका भी यही कि जब वो खपरेल अगर कमज़ोर है तब क्या होगा कि जो ऊपर से बहने वाली जो वायु है वो क्या होगी, ऊपर से बहने वाली जो वायु है वो वायु वेग के कारण वहाँ पर वायु का दाब घट जाएगा और घटने की वजह से जो नीचे अंदर की ओर जो वायु का दाब है वो वायु दाब क्या करेगा, इस खपरेल को ऊपर की ओर धक्का देगा और जिससे ये खपरेल उड़ जाएगी। ठीक है। तो तेज़ आंधी में कमज़ोर घरों की खपरेल और जो छत होती है वो इसी वजह से वायु दाब के कारण उड़ जाती है, क्योंकि वायु वेग जो है वो बढ़ जाता है और ये वायु वेग बढ़ जाने की वजह से ऊपर का वायु दाब कम हो जाता है और नीचे से वायु दाब के कारण ये उड़ जाती है। तो सिंपल है, ये आपका चैप्टर आज यहाँ तक ही हम करेंगे टॉपिक। इसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके।